भरोसा नहीं उठना चाहिए। जी, भरोसा जिस दिन तक बना रहेगा तो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा और देश ही मजबूत रहेगा। जी। और आम आदमी के मन में अब तक ये होता था जब 2 लोग लड़ते थे कि तेरे खिलाफ कोर्ट चला जाऊँगा। और हुँ। जब आम जनता के मन में आने लगे कि मुकदमे कहीं फिक्स होते हैं या गलत होता है तो वो विश्वास टूटना बहुत गलत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। क्या जुडिशियल सिस्टम, आज उसी पे बात करेंगे कि जुडिशियल सिस्टम में पूरी प्रक्रिया है नीचे से लेके ऊपर तक। ऊपर तक का मतलब सुप्रीम कोर्ट तक। आ, थाने से शुरू होते हुए तहसीलदार, एसडीएम कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई तरह के मामले होते हैं। फिर आता है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इतने सारी अदालती प्रक्रियाएं हैं और इन अदालती प्रक्रियाओं में एक सामान्य रूप से जो लगातार एक बात उभर के आती है कि कितने करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, कितने करोड़ लोग न्याय की उम्मीद में इंतज़ार करते करते नाउम्मीद हो जाते हैं। कितने लोग आज अदालतों में केवल और केवल जमानत के लिए, वो लोग जो एक और जो सबसे ज़्यादा जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी, वो लोग भी उन केसेस में, उन मामलों में जेलों में सड़ रहे हैं जिनकी जिनकी सज़ा ही मुश्किल से साल भर या 2 साल या 4 साल की होती है। 10-10 साल से 15-15 साल से जमानत तक नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा है वो लोग जो थोड़ी हैसियत है, जो वकील रख सकते हैं, लेकिन चूँकि सत्ता और सत्ता उनको अपने लिए खतरा मानती है, तो वो लोग 4-4 साल 5-5 साल से जेल में सड़ रहे हैं। और कई ऐसे मामले जिसमें 20-20 साल 30-30 साल तक कोई सुनवाई तक नहीं होती है। तीसरा है राजनीतिक, जिन पे बदले की कार्रवाई होती है, जिनमें ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, सीबीआई नाम की जो एजेंसी है, ईडी नाम की एजेंसी है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ब्रांच हैं, क्राइम ब्रांच से लेकर सब, इनकी फहरिस्त एक लंबी है। ये एक अलग तरह से एक्ट करते हैं और कोशिश यही रहती है कि मतलब जो सज़ा होगी उससे पहले इतना तोड़ दो, इस तरह से तोड़ दिया जाए कि फिर वो आ, वो मतलब अगली बार वो सोच भी ना पाए या उस लायक ना बने कि हमको ये मिले, जमानत के लिए जाएं या क्या करें। कई बार तो उनको ये लगता है कि अच्छा है कि जैसे भी हो, जेल में रहना ही है तो जेल में रहेंगे, अब जमानत की बात नहीं करेंगे। और इसका एक ताज़ा उदाहरण एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उमर खालिद के बारे में एक मामला आया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, और जमानत तक के लिए फुर्सत नहीं है। और ये ऊपर से भयंकर
राजनीतिक दबाव है या क्या है तो राजनीतिक ही दबाव, क्योंकि उसके पीछे जो जो सबूत आ रहे हैं या जो जज जिनको कहा जाता है कि ये जज जो है सत्ता के काफ़ी नज़दीक हैं, तो उनको उस तरह के इनाम भी मिलते हैं। अभी इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे गांगुली, गांगुली नहीं, गोगोई साहब, तो गोगोई साहब का ये मामला था कि जैसे ही वो रिटायर हुए, उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। और किसके एवज में बनाया गया, इस पे बहुत सारे सवाल भी उठे। और आम जनता तो छोड़िए, जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। उसके पहले का और मसला था कि 4-4 जजों ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो ये है जुडिशियल सिस्टम जिस पे अंतिम भरोसा होता है आम जनता को। एक और जज हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, अब वो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के उससे। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो चुनाव बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में क्या क्या गुल खिलाए होंगे, ये भी आप जानते होंगे। तो इन्हीं सारे सब मसले हैं जिन पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता वकील विजेंद्र कसाना जी हैं। तो विजेंद्र कसाना जी से हमने सुप्रीम कोर्ट में ही उन प्रांगण में आज मिले, उनसे बहुत सारी बातें हुई। तो चलते हैं वहाँ से, देखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कि इस पे, इस खास करके जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है या जो इसमें प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझ के किया गया माने कुकर्म हम तो कहेंगे उसको, या फंसाने का या किसी तरह से मतलब बदले की भावना या किसी दबाव में आके माने प्रशासनिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे जिस तरह का के दबाव में आके पूरी कार्रवाई की जाती है, पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें सालों साल एक एक केस के लिए जमानत तक नहीं होती है और बार बार मतलब कोर्ट जो है जमानत देने से इनकार करती है। कहीं जमानत मिल भी गया तो फिर ऊपरी अदालत जो है उसको खारिज कर देती है। जीएन साईं बाबा के केस में भी ऐसे ही मामला हुआ, हालांकि आज वो रिहा हो गए हैं, तो वो एक अलग विषय है जिस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो मानवाधिकार का जो मसला है, एक जहाँ अंतिम जिस एक आपके पास जो प्लेटफार्म होता है या एक संस्था होती है जहाँ से लगता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा, तो वो सब दरकते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं, आज वीरेंद्र कसाना जी से बात करते हैं। दोस्तों, आज हम हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रांगण में और हमारे साथ वरिष्ठ वकील अधिवक्ता विजेंद्र कसाना जी हैं हमारे साथ। इनसे 2-3 सवाल करने हैं। एक तो अभी उमर खालिद ने अपना जमानत की याचिका वापस ले ली है और उसमें यही कहा गया कि 2 साल से वो लगा हुआ था, लेकिन कोई सुनवाई के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो कसाना जी, एक चीज़ ये है कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और अंतिम जो जहाँ उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट, भाई देना है या नहीं देना है? आप साफ साफ बोल दो कि भाई अब आप ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और आपको सज़ा दे दी जाएगी। लेकिन ये टाल टाल के कहीं कोर्ट भी मैंने पॉलिटिकल रवैया अपनाती हैं कि
किसको छोड़ना है या किसको सड़ाना है? देखिए, लोकतंत्र का सबसे जो ज़रूरी अंग है वो न्याय व्यवस्था है। और लोकतंत्र तभी तक जिंदा होता है जब तक लोगों की आस्था न्याय व्यवस्था में रहेगी। जिस दिन न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया। जी। अब मुझे जानकारी नहीं, उमर खालिद का जितनी अखबारों से जानकारी मिलती थी वही थी, मैं उस केस में भी नहीं रहा, मुझे जानकारी भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि न्याय के मंदिर में यदि कोई आया है तो उस पर काम होना चाहिए और बिना डर के, बिना भय के, बिना प्रिजुडिस हुए उस पर फैसले होने चाहिए। और सबके मन में ये संतोष जाना चाहिए कि मेरे साथ जो है कोई दोषी है तो उसको सज़ा ठोक के मिलनी चाहिए और कोई निर्दोष है तो उसको ठोक के छोड़ना चाहिए। और हर आदमी को ये लगे कि हाँ, मेरे साथ न्याय हुआ है। और ये जब बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कोई अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी हो और जहाँ सरकारों के रवैया अलग तरह के हों, तो वहाँ न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के आंसू पूछे और उनके साथ बहुत मजबूती से खड़े हों। और यदि वो दोषी हैं तो ठोक के सज़ा दी जाए, उसमें कोई आदमी आगे नहीं आएगा कि भाई इसको सज़ा क्यों दे रहे हो आप। यदि दोषी है तो सज़ा दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और निर्दोष है तो ठोक के छोड़ा जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत के न्याय व्यवस्था की ये खूबसूरती रही है कि यहाँ ऐसा होता रहा है, लेकिन अभी जैसा आपने कहा कुछ चीज़ें गलत दिशा में जाने लगी हैं, ऐसा कुछ लगने लगा है। और अभी एक मामला था भीमा कोरे गांव का, एल्गार परिषद हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को मतलब बंद कर दिया गया। उसमें कई ऐसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गौतम नवलखा जैसे लोग हैं, तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया। और हर 15 दिन पे याचिका लगाई जाती है और हर 15 दिन पे एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि नहीं, अभी छोड़ेंगे तो इनके खिलाफ कोई जो है ये सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे। तो ये मतलब बरसों बरसों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और न्याय व्यवस्था पे भरोसा कैसे रहे लोगों का? नहीं, कई बार तो न्याय व्यवस्था पे हंसी छूटने लगती है। टुंडा का एक केस था, जी जी, कल परसों की न्यूज़ में कहीं था कि टुंडा को बरी कर दिया है और बहुत लंबा, मेरे ख्याल वो 20 साल जेल, कोर्ट कचहरी। अब सोचना ये है कि यदि उसके खिलाफ कोई तथ्य नहीं थे तो इतने साल जेल में कैसे रह गया। जी। इसके माने तो ये हो गया, किसी आदमी को आप इम्प्लीकेट झूठा कर दीजिए और कोर्ट कचहरी में उसको जब वो जवान हो तो जब बंद करिए, जब बुढ़ा हो जाए तो छोड़ दीजिए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी। दूसरा, जैसे चाइना मॉडल को आप देखें, एक बार इसी प्रांगण में चीफ जस्टिस चाइना आए थे तो उनसे सवाल पूछा गया था कि साहब, जो आपके यहाँ न्याय व्यवस्था कैसी है? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ 25 साल का नौजवान तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाता है। और दूसरा, 1.5 से 2 साल के अंदर कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं होता। 2 साल से पुराना कोई मुकदमा चाइना में नहीं। तो क्या हम इस व्यवस्था को नहीं ला सकते? और दूसरा, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कोई इस तरह के चीज़ें पैदा करता है जो बाद में जाके सबूत नहीं बनते, तो उसका कोई इलाज कहीं इस व्यवस्था का तो होना चाहिए। जी। क्योंकि राजनीति को देखिए, धर्म, राजनीति और न्याय व्यवस्था तीनों का घालमेल नहीं होना चाहिए। जब तीनों का घालमेल होने लगेगा तो न्याय, अपना जो लोकतंत्र है वो खतरे में आएगा। जी। तो लोकतंत्र को मजबूत करना है तो धर्म को अलग रखिए, न्याय व्यवस्था को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए। जी। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ होने लगा है। नहीं, जैसे एक पत्रकार हैं, बड़े नामी पत्रकार हैं और अमूमन जो सत्ता के साथ खड़े हैं, तो वो एक मामला था वहाँ बॉम्बे में, जो टीआरपी का मामला था जिसमें पैसा दे के कराया गया था और उनको जेल में डाल दिया गया था। और यही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ हम आप खड़े हैं, वहाँ वो कह रहे थे कि एक दिन भी उनको मतलब जेल में नहीं रखा जा सकता, ये लोकतंत्र की हत्या है। वहीं सैकड़ों हजारों लोग मात्र जमानत के लिए सालों साल मतलब संघर्ष करे जा रहे हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल मामला तो नहीं है कि ऊपर से कोई दबाव है और उस दबाव में ये जज लोगों इस तरह से कर रहे हैं? कुछ चीज़ें गलत दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। आज सुबह ही कोई फैमिली मेरे पास आई थी घर। उनका ये था, पारिवारिक कोई विवाद था संपत्ति का। जी जी। और उसमें जो कमिश्नर के यहाँ से उनको नोटिस किया गया और उसमें जो पढ़ा तो उसमें ये था कि 5,000 का मुचलका और 2 जमानती। और वो परिवार के 2 लोग हैं, वो इतने गरीब हैं कि उनके पास कोई जमानत देने को तैयार नहीं होगा। अब उस केस में क्या होगा? जमानत तो उनके पास है नहीं। तो इसका एक अच्छा तरीका हो सकता है कि 5,000 की जगह आप 50,000 का भरवा लो ना मुचलका।
जी। यदि वो गलती करते हैं तो 50,000 रुपया उनसे ले लीजिए, आप जुर्माना करिए उन पे। लेकिन इतनी कड़ी शर्तें हैं कि 2 जमानती भी वो लेके आए, वो भी 107-16 के मुकदमे में। जी। तो इस व्यवस्था पे हंसी छूटने लगी है। हम्म, आप जो 5,000 का तो आपने मुचलका लिया, 5-5 हज़ार के जमानती लेंगे, तीनों 15,000 का हुआ। आप 50,000 का मुचलका भरवा लो, उस पे उस गरीब आदमी के बॉन्ड एक भरवा लो। कम से कम लोगों को इतना तंग तो नहीं किया जाए, और उनका पारिवारिक मामला है। जी। तो ऐसे ही चीज़ें उस पत्रकार के साथ हैं, और ये चीज़ें अब दिखने लगी हैं जो सही दिशा में नहीं जा रही। जी, एक और छोटा सा सवाल है, और आम आदमी की तरह मुझे तो बहुत ज़्यादा जी। धाराओं के बारे में नहीं मालूम है कि कौन सी धारा में किसका क्या क्या होता है। जी। लेकिन एक आम तौर पे धारणा बन गई है कि कौन से जज के पास मुकदमा जाएगा तो फेवर में होगा या खिलाफ में होगा, ये क्या मामला है? कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं या एग्जिस्ट करती हैं, या जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी के हिसाब देखिए, से इसी बोलते हैं, न्याय व्यवस्था से भरोसा नहीं उठना चाहिए। जी। भरोसा जिस दिन तक बना रहेगा तो लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा और देश ही मजबूत रहेगा। जी। और आम आदमी के मन में अब तक ये होता था, जब 2 लोग लड़ते थे कि तेरे खिलाफ कोर्ट चला जाऊंगा। और जब आम जनता के मन में आने लगे कि मुकदमे कहीं फिक्स होते हैं या गलत होता है, तो वो विश्वास टूटना बहुत गलत है। मुझे नहीं जानकारी ऐसा कितना होता है, लेकिन यदि होता है तो वो नहीं होना चाहिए, और उस पर न्याय व्यवस्था को तुरंत उस पर देखना चाहिए कि समाज से विश्वास ना उठ जाए। नहीं, यहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ये शायद इतिहास में पहली बार था। तो ये कोई पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा पड़ गया है, या ये है कि अब कोई बोल नहीं पा रहा है शायद, या जब यहाँ से रिटायर हो जाता है तब बोलने लगते हैं? हाँ, ये बात भी है, जज साहब जब पोजीशन पे होते हैं तो जब नहीं बोलते, जब तो वो 4 ही बोले थे, लेकिन रिटायर होने के बाद वो कहते हैं कि सुधार होने चाहिए। भाई, अब आप पोजीशन पे हो, कर दो सुधार। ऐसे ही प्रधानमंत्री जब हटेंगे फिर कहेंगे ये होना चाहिए, अपोजिशन में जाकर भाई अभी कर दो आपको जो सुधार करने। जी। तो ये कुछ गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। तो ये जो जी जुडिशियल सुधार में आपका क्या क्या होना चाहिए जिससे कि जल्दी से इन मुकदमों का निपटारा हो पाए? देखिए, सुधार का बहुत सारे रिफॉर्म पहले भी बातें आई हैं और आगे भी हैं। पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, जिनको आज तक किसी स्टेट की सरकार ने माना नहीं, केंद्र ने माना नहीं। जिनमें ये बात भी आई थी साहब, डंडे वाली पुलिस अलग हो, एडमिनिस्ट्रेशन वाली, और जो अपना इन्वेस्टिगेशन करें वो अलग हों। इन्वेस्टिगेशन वाले इंस्पेक्टर जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन कम से कम MSc हो, जी। और उनको इन्वेस्टिगेशन में काम दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर से उनको दूर रखा जाए, और उसकी एक समय सीमा तय हो, फिर कोर्ट की भी एक समय सीमा तय हो। जो 1/3 जो जजेज की सीट खाली हैं वो भरी जाएं। तो ये कुछ रिफॉर्म हैं जो सरकारें सब कहते रहते हैं। हर 2-3 साल में विज्ञान भवन में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होंगी जुडिशल रिफॉर्म पे, लेकिन हम 30 साल से इस सिस्टम को देख रहे हैं, ना तो आज तक जुडिशल पोस्ट भरी गई, और रोना रोते रहते हैं लोग, और कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, रिफॉर्म की बात होती रहती है, रिफॉर्म ही नहीं होते। रिफॉर्म ही नहीं होता। रिफॉर्म ही नहीं होते, और उस पर बड़े बड़े खर्चे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, विज्ञान भवन सजते हैं, बड़े बड़े जजेज बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन आम आदमी तक वो बातें पहुंची नहीं। 30 साल से तो हम ही इस व्यवस्था को देखें। जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक अखबार में उसकी कटिंग है कि 2-3 नाम ऐसे आए जो तमाम खास करके जो क्राइम ब्रांच के जो केसेज होते हैं उसमें वो गवाह बनते हैं। 130 में कोई गवाह बन गया, 85 केसेज में एक ही व्यक्ति गवाह बना हुआ है। तो ये कोई मजाक तो नहीं बना रखा है इन्होंने सिस्टम का? देखिए, सिस्टम में गिरावट तो आई है, इसको आम आदमी महसूस करता है, लेकिन जब खुद के सर पे पड़ेगी तब उसको एहसास होगा। जी। नागरिकों को यदि अपने मुल्क को मजबूत करना है, मजबूत का कारण ये है कि वहाँ की न्याय व्यवस्था ठीक है। हिंदुस्तान से लोग अमेरिका क्यों भागते हैं और अमेरिका में क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है। जिन मुल्कों में लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ लोग बसना चाहते हैं। और भारत से जो 3 करोड़ लोग क्यों चले गए, भारत से लाखों लोग साल क्यों जाते हैं, भारत से 7-8 लाख बच्चे पढ़ने, और वहीं से फिर वो आदत आई वहीं रह जाते हैं। इसका कारण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं गड़बड़ हुई है, और चीज़ें गड़बड़ दिशा में जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए। हमें उन पर चिंता करना चाहिए। दूसरा एक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक तो नागरिक बोध होता है, जी। दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब यहाँ लठ चलाना और धमकी देना कि यदि नहीं माने तो तुझे जो है जेल में सड़ा देंगे। ये जो पूरा इसको लॉ एंड ऑर्डर का रूप दिया जाता है, ये कहीं बाधा तो नहीं है? क्योंकि इंक्वायरी होते होते और जाते जाते तब तक जितनी की सज़ा नहीं है उससे ज़्यादा तो वो जेल में भुगत चुका हो। देखिए, गड़बड़ तो है। जो पुलिस एक्ट वगैरह हैं, जी जी, वो 1857 की क्रांति के बाद 1861 वगैरह में बने, और उनका काम था भारत की जनता को कंट्रोल करना। अब तो हम
खुद मुख्तार मुल्क हैं, आज़ाद हैं, हमारी अपनी सरकार हैं, हम खुद सरकार चुनते हैं, हम खुद तेज हैं, लेकिन आज भी हमको कंट्रोल किया जाए जी। तो कहीं तो गड़बड़ है। मतलब सिटीजन्स को सिटीजन्स नहीं मान के आज भी नहीं मानते। आज भी यदि नहीं। आज भी माना होता तो हवाई अड्डे और हाईवे की कल्चर में हम ना जीते, हम्म, गांव ना उजड़ते, और आज भी गरीब आदमी बिना पैसे के पढ़ाई ना छोड़ते। तो आम आदमी का तो कभी सोचा नहीं गया। इस पे एक ऐतिहासिक बात भी है। जी। जब विश्व युद्ध सेकेंड चल रहा था तो बंगाल में जब अकाल था तो अनाज उनको नहीं था और वो अनाज बाहर विलायत भेजा जा रहा था। वो जी। इसलिए मर गए कि उनके पास अनाज नहीं पहुंचा था। यानी हम अपने नागरिक की चर्चा करते, नागरिक की बात करते तो अनाज उनको दे के बचा लेते, लेकिन हमने उनको नहीं बचाया। हमने वो अनाज विदेश भेजा और आज भी लोग किस हालत में हैं वो खूब देखिए। यानी एक आदमी जो है 500 की चॉकलेट खाता है और एक आदमी 50 रुपए की रोटी के लाले हैं, तो वो चीज़ें हैं दिक्कत में। वो मतलब जहाँ पूरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक हर जगह क्षरण हुआ है इसका मतलब। हाँ, जो आर्थिक गैप है गरीब अमीर का, वो यदि बढ़ेगा तो लोकतंत्र को खतरा हो। लोकतंत्र को खतरा है, उसका प्रतिरूप अच्छी शायद सरकारों का यही है कि उस गैप को हाँ। कम करें। कोर्ट में भी वो सब दिखाई देने लगा। और कोर्ट में भी वो चीज़ें आनी चाहिए और सरकार में भी आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही हैं। जी जी। और ऐसा लगता है कि जजेज में भी जो बहुत, जैसे हवाई जहाज की खिड़की से व्यवस्था को शायद देख रहे हैं, वो गरीब आदमी को कैसे बेबस और लाचार कैसे लोग होते हैं, शायद उसको नहीं देख पा रहे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कसाना साहब, आपने बहुत बेबाकी से और कबूल भी किया कि इस व्यवस्था में गड़बड़ी है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी हुक्मरान हैं या जो लोग इसके कंट्रोलर हैं, नियंत्रक हैं, वो लोग इस दिशा में देखें, समझें और आम आदमी की तरह देखें, हवाई जहाज़ की खिड़की से ना देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।